शेर दिल, जासूसी, फरार, हिम्मत, सरफरोशी, वतन की खातिर जान की बाजी लगाने वाले एक गुमनाम मुजाहिद की सनसनीखेज दास्तान। दुश्मन के दिल में बैठकर अपने वतन का दिफा करने वाला शेर दिल। जम्मू पहुंचने के बाद मैं उसी होटल में ठहरा जहां हमारा बूढ़ा कश्मीरी हुर्रियत पसंद भी मुलाजिम था और उस इलाके में छुप छुप कर आने वाले कश्मीरी मुजाहिदों की पैगाम रसानी करता था। उसने मुझे देख लिया कि मैं आ गया हूं। होटल के पुराने कमरे में ही ठहरा हूं। वो थोड़ी देर के बाद ही कमरे में गुलदान रखने के बहाने आ गया। मैंने उसे कहा, बाबा कमांडो शेरबाज को मेरा पैगाम पहुंचा दो कि मैं जम्मू पहुंच गया हूं और आज रात खुफिया पनाहगाह में उससे मिलने आ रहा हूं। बूढ़े कश्मीरी ने आहिस्ता से सर हिलाया और गुलदान कार्नस पर रख कर वापस चला गया। मैं दोपहर का खाना खाकर लेट गया। कोई 2 घंटे मैंने आराम किया। 4 बजे उठा तो बूढ़ा कश्मीरी बिस्तर की चादरें बदलने के बहाने कमरे में दाखिल हुआ। मेरे करीब आकर आहिस्ता से बोला, शेरबाज तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। कहता था रात 11 बजे से पहले होटल से ना निकलना। मैंने कहा ऐसा ही होगा। 11 बजे होटल से निकलने के बजाय मैंने ये किया कि 6 बजे शाम को ही फिल्म देखने चला गया। मैंने होटल के काउंटर क्लर्क को बता दिया था कि मेरा खाना बाहर है और उसके बाद हम कुछ दोस्त मिलकर फिल्म देखने जाएंगे और रात को शायद देर हो जाए। मैं एक सिनेमा हाउस में घुस गया। 9:30 बजे तक फिल्म देखता रहा। उसके बाद जम्मू शहर के जदीद इलाके के एक होटल में बैठकर खाना खाया और वहीं चाय वगैरह पीते हुए वक्त गुजार दिया। जब रात के 11 बज गए तो मैं होटल से निकला और उस इलाके की तरफ चल पड़ा जहां पहाड़ियों में एक जगह कमांडो शेरबाज ने अपना आरजी हाइड आउट बना रखा था। खूब सर्दी पड़ रही थी। कश्मीर की पहाड़ियों में बर्फबारी हुई थी जिसकी सर्द हवा ने जम्मू की रात को सर्द कर दिया था। मैंने गर्म जैकेट और गर्म पतलून पहन रखी थी। सर पर ऊनी टोपी और गले में गुलूबंद था। जेब में कोई असलहा नहीं था। अगरचे मैंने कमांडो ट्रेनिंग जरूर हासिल की थी मगर उस वक्त जेब में कोई रिवॉल्वर या कमांडो चाकू रखना मुनासिब नहीं था। मैं जिस खुश्क पहाड़ी इलाके से गुजर रहा था वो खामोश और सुनसान था। जम्मू शहर की रोशनियां काफी पीछे रह गई थी। जगह मैंने देखी हुई थी उसकी खास निशानी 2 छोटे टीले थे जिनके दरमियान एक दर्रा था। जहां से गुजरकर मुझे कमांडो शेरबाज की खुफिया कमीन गाह में पहुंचना था। आसमान पर बादल भी थे और तारे भी निकले हुए थे। बड़ी मध्यम रोशनी थी। इस रोशनी में टीलों को पहचान कर मैं दर्रे में दाखिल हो गया। जहां से गुजरने के बाद बाएं जाने मुड़ा तो मुझे किसी के कदमों की आहट महसूस हुई। मैं वहीं रुक गया। मैंने जबान बंद रखी और अंधेरे में आंखें खोलकर देखने लगा। इतने में कोई झाड़ियों में से चलकर मेरे करीब आया। हैदर अली, ये कमांडो शेरबाज था। हम खुफिया पनाहगाह में आकर बैठ गए। वहां पहले से एक मोमबत्ती रोशन थी। जमीन पर खुश्क झाड़ियों की एक दरी बिछी हुई थी। उसके ऊपर एक लिहाफ था। कमांडो शेरबाज मेरे सामने बैठ गया। मैंने उसे पाकिस्तान में दहशतगर्दों की इबरतनाक मौत के सारे वाकयात सुनाए तो वो बहुत खुश हुआ। बोला, बहुत खूब, लेकिन बाल ठाकरे वगैरह को तुम पर कोई शक तो नहीं हुआ? मैंने कहा, मेरा ख्याल है कि अभी ऐसी कोई बात नहीं है। उसने खुद मुझे जम्मू कश्मीर की तरफ पाकिस्तानी जासूसों का खोज लगाने के लिए भेजा है। मैंने शेरबाज को बिल्कुल न बताया कि बाल ठाकरे ने मुझे गांव अपनी पत्नी धर्मचंद की पत्नी से मिलने के लिए भेजा है। ये बात मैं कमांडो शेरबाज को हरगिज नहीं बता सकता था क्योंकि उस पर मैंने अभी तक ये जाहिर नहीं किया था कि मैं धर्मचंद का हमशक्ल बनकर यहाँ आया हुआ हूँ। अब अगर मैं उसे बता भी देता तो इसमें कोई हर्ज नहीं था मगर मैं अभी इस राज को शेरबाज पर जाहिर नहीं करना चाहता था क्योंकि अभी उसकी जरूरत नहीं थी। उसे यही मालूम था कि मैं मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान की सलामती और आजादी कश्मीर के मिशन को लेकर अपने तौर पर भारत में आया हूँ और हिंदू बनकर शिव सेना में भर्ती हो गया हूँ और अपनी होशियारी और अक्लमंदी से मैंने बाल ठाकरे का भरपूर एतमाद हासिल कर लिया है। मैंने शेरबाज से कहा, शेरबाज, बाल ठाकरे ने मुझे हफ्ता 10 दिन के लिए उस इलाके में पाकिस्तानी जासूसों का खोज लगाने के लिए भेजा है। उसके बाद मुझे बंबई वापस चले जाना होगा। मैं चाहता हूँ कि इस दौरान हम अखनूर की कलाबंदियों को उड़ा दें। क्या तुम इस कमांडो ऑपरेशन के लिए तैयार हो? कमांडो शेरबाज ने सीने पर हाथ रख कर कहा, अल्लाह पाक के हुक्म से मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मुझे बताओ कि हमें इस ऑपरेशन के लिए किस किस्म का असलहा दरकार होगा। मैंने शेरबाज से कहा, सबसे पहले मैं जिस बात की वजाहत जरूरी समझता हूँ और जो मेरी मजबूरी है वो ये है कि ये कमांडो ऑपरेशन हमें रात की तारीकी में छापा मार गोरिलों की तरह अपनी जान की बाजी लगाकर दुश्मन के मोर्चों में घुसकर सरंजाम देना होगा। कमांडो शेरबाज मेरी तरफ ताज्जुब से देखने लगा। लेकिन हैदर अली, तुम्हें तो ये आसानी हासिल है कि तुम दिन के वक्त भी टीले की भारी कलाबंदियों और पैरामीटर्स में जा सकते हो और वहां अपनी मर्जी के मुताबिक तोपों और स्टिंगर मिसाइलों के बेसमेंट में डायनामाइट लगा सकते हो। टीले पर मोर्चा बंद आर्टिलरी रिजर्व बटालियन को तुम कह सकते हो कि तुम भारत की सेंट्रल डिफेंस इंटेलिजेंस के स्पेशल ऑफिसर हो। इस सहूलत के होते हुए हमें रात के अंधेरे में छुप
छुप कर वहां जाने की क्या जरूरत है? मैंने शेरबाज से कहा, यही सहूलत मेरी सबसे बड़ी मजबूरी है। मैं नहीं चाहता कि इस मिशन के दौरान वो लोग मेरी शक्ल देखें। तुम ठीक कहते हो। कर्नल राम सिंह और उसकी रिजर्व बटालियन का हर छोटा बड़ा अफसर मेरे बारे में जानता है कि मैं सेंट्रल डिफेंस इंटेलिजेंस का आदमी हूँ। मुझ पर दरवाजे खुले हैं। मैं बड़ी आसानी से टीले की कलाबंदियों में जाकर जहाँ चाहूँ धमाका खेज माइक्रोचिप्स बम लगा सकता हूँ। इस तरह कलाबंदियों की तोपें और स्टिंगर मिसाइल सारे के सारे तबाह हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद जब मैं बम्बई गया तो मेरी गिरफ्तारी यकीनी है। इससे पहले भी मैं इसी तरह जालिंधर का पृथ्वी मिसाइलों का अड्डा तबाह कर चुका हूँ। अब ये मोर्चा तबाह हुआ तो उन लोगों को मुझ पर जो थोड़ा सा शक पड़ गया था वो यकीन में बदल जाएगा। हम अखनूर की तोपों को तो उड़ा देंगे, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की सलामती के अपने मिशन को जारी नहीं रख सकूंगा, क्योंकि ये बात तयशुदा है कि अखनूर की तोपों के मोर्चे और स्टिंगर मिसाइलों की तबाही के बाद मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बालाजी राव पहले ही मेरा दुश्मन है और वो मेरे खिलाफ किसी मौके की तलाश में है। उसे मौका मिल जाएगा और बाल ठाकरे और डिफेंस इंटेलिजेंस के लोग भी इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि मैं जहां जाता हूं वहां इंडियन आर्मी की कोई न कोई अहम तंसीबात धमाकों से उड़ जाती है। नहीं शेरबाज, मैं मौत के हाथ में हाथ डालकर रात के अंधेरे में दुश्मन के मोर्चों में घुसकर डायनामाइट लगाने की कोशिश करूंगा, खा इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। लेकिन दुश्मन की सिर्फ 3 तोपों को तबाह करने के वास्ते मैं अपने पाकिस्तान की सलामती के मिशन से दस्तबरदार नहीं हो सकता। भारत हमारा दुश्मन नंबर 1 है। वो कश्मीरियों की आजादी को मुस्तकिल तौर पर गुलामी की जंजीरों में जकड़ने और पाकिस्तान को खत्म करने के वास्ते नित नए हरबे और हथियार तैयार कर रहा है। मुझे एक एक करके इन हरबों और हथियारों का खोज लगाना और उन्हें तबाह करना है। मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ मेरा ख्याल है तुम समझ गए होगे। कमांडो शेरबाज का चेहरा और उसकी उकाबी आंखें बता रही थी कि वो समझ गया है। कहने लगा, तुम ठीक लाइनों पर सोचते हो। मैं 1001 बार अपनी जान खतरे में डालकर तुम्हारे साथ इस मिशन पर जाने को तैयार हूँ, लेकिन ये गवारा नहीं कर सकता कि इस मिशन की कामयाबी के बाद भारतीय पुलिस तुम्हें गिरफ्तार कर ले। कोई परवाह नहीं, हम कमांडो हैं, इस्लाम के कमांडो हैं। हम इस किस्म के मिशन पर तो जाते ही रहते हैं। हमेशा रात की तारीकी में जान खतरे में डालकर दुश्मन के पेट में गए हैं और अपना टारगेट मार कर आए हैं। इंशाल्लाह हम इस बार भी कामयाब लौटेंगे। मुझे बताओ, हमें कितना धमाका खेज मवाद वगैरह साथ ले जाना होगा, क्योंकि कलाबंदियों की 3 तोपें बहुत बड़ी हैं और बहुत मजबूत हैं। इन पर आम किस्म के ग्रेनेडों का असर नहीं होगा। मैंने कहा, ये पॉइंट मेरे जहन में है। मैं जानता हूँ इतनी बड़ी तोपों को उड़ाने के लिए इंतहाई ताकतवर धमाका खेज मवाद की जरूरत है, लेकिन तुम एक बात भूल गए हो। मैं इन दोनों तोपों के पैरामीटर्स और बाएं जानिब टीले की चोटी पर नस्ब स्टिंगर मिसाइलों का इतने करीब से सर्वे कर चुका हूँ कि मुझे ये भी मालूम है कि तोपों की कलाबंदियों के दरमियान फासला कितना है और वहाँ घास किस किस्म की उगी हुई है। शेरबाज ने सवाल किया, फिर तुम क्या मशवरा देते हो? मैंने कहा, मेरी बात गौर से सुनो। ये दूर मार तोपें पक्की गुंबदनुमा छत वाले पैरामीटर्स के अंदर लगी हुई हैं। इन तोपों के 50 के करीब बड़े बड़े गोले हर मोर्चे के अंदर दीवारों के साथ खड़े हैं, लेकिन इन गोलों का असल जखीरा इन कलाबंदियों के ऐन नीचे एक तहखाने में हर वक्त मौजूद रहता है। छोटा सा एक और तहखाना इस तहखाने की दीवार के साथ जुड़ा हुआ है। उस तहखाने में ड्रमों की शक्ल में पेट्रोल का जखीरा भी मौजूद है। हमारा असल टारगेट ये दोनों तहखाने होंगे। हम बाहर से चलकर या रेंग कर तोपों तक नहीं पहुंच सकते। वहाँ हर वक्त 10-12 संतरियों की मुसल्लह गार्ड मौजूद रहती हैं। हम इस टीले की खारदार तारों वाले गेट के रास्ते से भी दाखिल नहीं हो सकते। एक तो वहाँ रात को रोशनी होती है, दूसरे वहाँ भी मुसल्लह गार्ड 24 घंटे मौजूद होती है। तो फिर हम टारगेट पर कैसे पहुंचेंगे? मैंने शेरबाज के इस सवाल के जवाब में कहा, टीले की 3 तरफ खाइयां, पत्थर और झाड़ियां हैं। एक तरफ ढलान पर बारूदी सुरंगें बिछी हैं, उस तरफ जाना खामखा मौत को दावत देना है। एक जानिब थोड़े थोड़े फासले पर मशीन गनों की पोस्टें हैं। तीसरी तरफ रिजर्व बटालियन की बैरकें हैं। उस तरफ से भी अगर रात के वक्त कोई बला भी गुजरे तो गार्ड पोस्ट को खबर हो जाएगी और रोशनी राउंड फायर करके आसमान और जमीन को रोशन कर दिया जाएगा। साथ ही मशीन गन ने गोलियों की बौछारें मारनी शुरू कर देंगी। शेरबाज ने बेसब्री से कहा, हमें कोई न कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। मैंने कहा, मैं तुम्हारे इसी सवाल के जवाब की तरफ आ रहा था। टीले का सिर्फ एक पहलू ऐसा है जहां से हम ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं, और वो टीले की चौथी जानिब वाला बरसाती तालाब है। मैंने तुम्हें अभी तक नहीं बताया कि टीले की चौथी जानिब ऊंचे ऊंचे सरकंडों और झाड़ियों में घिरा हुआ एक बरसाती तालाब है, जिसमें बारिश का पानी हर मौसम में जमा रहता है। शेरबाज मोमबत्ती की रोशनी में बड़े गौर से मुझे देख रहा था। मैंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, टीले पर मोर्चा बंद यूनिट के लंगर खाने वगैरह का फालतू पानी नीचे उसी तालाब में आकर गिरता है। टीले का ये पहलू चूंकि बटालियन की फौजी बैरकों के बिल्कुल सामने है,
اس لیے यहाँ टीले के नशेब में कोई मशीन गन पोस्ट नहीं है और बारूदी सुरंगें भी नहीं बिछाई गई। मैं पूरा सर्वे करने के बाद तुम्हें बता रहा हूँ। उसी जानिब एक छोटा सा धोबी घाट बना हुआ है जहाँ दिन के वक्त धोबी फौजी वर्दियां चादरें वगैरह धोते हैं और वहीं सुखाने के लिए डाल देते हैं। धोबी घाट चौड़े पत्थरों के छोटे छोटे 4-5 चबूतरों की शक्ल में है। यहाँ 2 छोटी हौजियां हैं जिनमें पाइपों के जरिए पानी गिरता है। धोबी घाट से थोड़ा ऊपर टीले की ढलान पर ही पानी की एक बड़ी टंकी है जिसमें नीचे से पानी सप्लाई होता है। उसी टंकी के पहलू में 6-7 सीढ़ियां उतरकर एक छोटा सा तहखाना है जहां धोबी मैली वर्दियों के गट्ठड़ रखते हैं। हमारा टारगेट ये तहखाना होगा। कमांडो शिरबाज कुछ समझ न सका, कहने लगा तुम्हारा टारगेट तहखाना होगा, वो कैसे? मैंने जैकेट में से नोटबुक और पेंसिल निकालकर शिरबाज के सामने कागज पर टीले के धोबी घाट का नक्शा बनाया। फिर वहां पानी की बड़ी चौकोर टैंकी बनाई। उसके साथ ही एक निशान लगाकर कहा इस जगह तहखाने की सीढ़ियां हैं। ये कोई बाकायदा तहखाना नहीं है, जमीन पर गड्ढा खोद कर फर्श पर पत्थरों का फर्श बना दिया गया है। धोबी यूनिट के अपने सिपाही नहीं है बल्कि वो करीबी गांव से आते हैं और इस गड्ढे में मैले कपड़ों के गट्ठर रखते हैं। धुली हुई वर्दियों और चादरों को वो ऊपर लंगर खाने के साथ वाली बैरक में ले जाकर इस्त्री करते हैं। इस गड्ढे या तहखाने को मैंने टारगेट इसलिए कहा है कि उसकी एक दीवार दूसरी जानिब से तोपों की कलाबंदियों के नीचे जो गोलों और पेट्रोल का जखीरा है उससे मिली हुई है। इसी जखीरे में स्टिंगर मिसाइल भी हैं। ये मैं खुद अपनी आंखों से देख चुका हूँ। मैंने उसी वक्त दिल में तय कर लिया था कि इन तोपों और स्टिंगर मिसाइलों का बाहर से मैं क्या, दुनिया का कोई माहिर से माहिर कमांडो भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक तो वहाँ सिक्योरिटी इतनी सख्त है कि दिन रात के 24 घंटों में मुसल्लह सिपाही वहाँ हर वक्त मौजूद रहते हैं। दूसरे तोपें इतनी मजबूत और बड़ी हैं कि अगर उनकी नालियों में ग्रेनेड डाल भी दें तो भी तोपों की नाली को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अब सिर्फ एक ही सूरत बाकी रह जाती है कि तोपों के नीचे जमीन के अंदर जो बारूद, पेट्रोल और तोप के गोलों का जखीरा है उसमें आग लगा दी जाए। जब लाखों मन बारूद धमाके से फटेगा तो तोपों और स्टिंगर मिसाइलों के साथ सारे का सारा टीला भी उड़ जाएगा। अब मेरा ख्याल है तुम अच्छी तरह समझ गए होगे कि मैंने धोबी घाट के तहखाने को अपना टारगेट क्यों कहा था। कमांडो शिरबाज सोच में पड़ गया। कहने लगा तुम्हारा मतलब है कि हमें धोबी घाट के तहखाने की दीवार में शगाफ डालकर दूसरी जानिब एमुनिशन के जखीरे में पहुंचना होगा। मैंने कहा इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर हम उस टारगेट को तबाह करना चाहते हैं तो हमें धोबी घाट के तहखाने की दीवार में खुफिया तौर पर इतना सुराख करना होगा जिसमें से गुजरकर हम दूसरी तरफ गोला बारूद और पेट्रोल के जखीरे में पहुंच सकें। कमांडो शिरबाज कहने लगा लेकिन ये एक रात का काम नहीं है, इसमें कम से कम 2-3 रातें जरूर लग जाएंगी। मैंने कहा चाहे 6 रातें लग जाएं, बस हमें सिर्फ इतनी एहतियात करनी होगी कि रात को दीवार जितनी खोदें उसे उसी तरह छुपा दें कि दिन के वक्त किसी को मालूम ना हो सके कि रात को इस दीवार में सुराख करने की कोशिश की गई है। हमें एक फायदा ये भी होगा कि उस तरफ चूंकि कोई फौजी तंसीबात नहीं है इसलिए रात को यहाँ गश्ती संतरी नहीं आते। हम कम से कम संतरियों की गश्त से बेफिक्र होकर अपना काम कर सकते हैं। शिरबाज ने कहा लेकिन हम खोदी हुई दीवार को छुपाएंगे कैसे? मैंने कहा यह इतना मुश्किल काम नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि वहाँ मैले कपड़ों के जो गट्ठर पड़े हुए हैं उनसे छुपाने का काम किया जाए। अगर इसमें यह खतरा है कि दिन के वक्त धोबी इन गट्ठरों को उठा भी सकते हैं तो हम सूरत हाल के मुताबिक कोई ऐसा दूसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे। वैसे भी दीवार में जमीन के बिल्कुल साथ सिर्फ इतना सुराख डालना होगा कि हम में से कोई एक आदमी रेंग कर अंदर जा सके। कमांडो शिरबाज मुतमईन न था। जेब से मुड़ा तुड़ा सिगरेट निकाल कर उसने मोमबत्ती की लौ से सुलगाया और एक कश लगाकर कहने लगा हैदर अली कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता। मैंने कहा दूसरा एक ही तरीका है जो बेहद आसान है और जिसके बारे में तुम भी जानते हो कि मैं खुद दिन के वक्त तहखाने में जाकर डायनामाइट के माइक्रो बम लगा आऊं। लेकिन उस तरीके पर अमल करते हुए यूनिट के संतरी और फौजी मुझे जरूर देख लेंगे। सबसे बढ़कर यह कि कर्नल राम सिंह के इल्म में भी ये बात आ जाएगी कि मैं तोपों की कलाबंदी की तबाही से 1 या 2 दिन पहले वहां मौजूद था। अगर टीले की सारी यूनिट तोपों के साथ भी उड़ जाए तब भी कर्नल राम सिंह बच जाएगा क्योंकि वो पैरामीटर्स में मौजूद नहीं होगा बल्कि अपनी बैरक में होगा। ये तरीका कार आसान तो जरूर है, इसमें जान का खतरा भी नहीं है, लेकिन वही बात कि इंडिया की इंटेलिजेंस को खास तौर पर बाल ठाकरे को ये यकीन हो जाएगा कि इस बर्बादी में मेरा हाथ भी है और मेरी गिरफ्तारी यकीनी हो जाएगी। अब जिस तरह तुम कहते हो मैं उसी तरह अमल करने को तैयार हूँ। कमांडो शिरबाज ने नफी में सर हिलाते हुए कहा नहीं, तुम्हें गिरफ्तार नहीं होना चाहिए। तुम गिरफ्तार हो गए तो हमारे पाकिस्तान की सलामती और कश्मीरी मुजाहिदों की मदद के तमाम मिशन अधूरे रह जाएंगे। ठीक है, हम धोबी घाट के तहखाने से तोपों के नीचे रेंग कर दाखिल होंगे, आगे जो होगा अल्लाह मालिक है। हमें इस मुहिम के लिए किसी खास सामान की जरूरत नहीं थी, हमारे बड़े कमांडो चाकू ही काफी थे। माइक्रोचिप्स के 6 धमाका खेज बम हमारे पास मौजूद थे। सिर्फ एक ऑटोमेटिक पिस्टल हमने अपने साथ रख लिया था जिनके आगे साइलेंसर की नालियां चढ़ाई हुई थी। ये इंतजाम भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए था। चुनाचे अगली रात हम शहर से खाना वगैरह खाकर अंधेरे में पहाड़ी टीलों के दरमियान से गुजरते हुए अपने टारगेट की तरफ जा रहे थे।
हमने स्याह पतलूने और स्याह जुराबे पहन रखी थी। सरों पर स्याह रंग की ऊनी कमांडो टोपियां थीं। अंधेरे में सायों की तरह चले जा रहे थे। कमांडो शिरबाज इंतहाई तरबियत याफ्ता फुल कमांडो था। वो आगे आगे था। रास्ता हमें मालूम था। भारतीय तोपों वाली कलाबंदियों का टीला हमें नजर आ रहा था। उसकी ढलान पर एक तरफ रोशनी झिलमिला रही थी। यही उस टीले की सबसे बड़ी निशानी थी। हम ऊपर से चक्कर काट कर टीले की तालाब वाली जानिब निकल आए। टीले के सरकंडों में छुपकर हमने माहौल का जायजा लिया। ऊपर टीले की चोटी पर एक बत्ती जल रही थी। उसके सिवा वहाँ कोई रोशनी नहीं थी। मैंने शिरबाज से कहा, ऊपर से जो नाला नीचे आ रहा है, हमें उसके साथ साथ चढ़ाई चढ़कर धोबी घाट तक जाना होगा। बड़ा कमांडो चाकू कमांडो शिरबाज के सीधे हाथ में था और अंधेरे में उसकी आंखें चीते की आंखों की तरह चमक रही थी। कहने लगा, मैं आगे जाता हूँ। वो सरकंडों के पीछे से निकल गया। आगे एक जगह नाले का पानी मामूली सी आवाज के साथ तालाब में गिर रहा था। हम नाले के साथ ऊपर टीले की चढ़ाई चढ़ने लगे। चढ़ाई ज्यादा सीधी नहीं थी। वहाँ जगह जगह झाड़ियां थी। हम झाड़ियों के दरमियान से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर बाद हम रुक कर इधर उधर देख लेते कि कहीं कोई गश्ती पार्टी तो उधर नहीं आ रही। अगरचे इसका इम्कान बिल्कुल नहीं था, फिर भी हम हर तरफ से मोहतात होकर आगे बढ़ रहे थे। मुझे अंधेरे में नाले की एक जानिब पानी की चौकोर टैंकी नजर आई। मैंने उसे शिरबाज को भी दिखाया। सरगोशी में कहा, हमें यहाँ से अपना रुख टैंकी की तरफ करना होगा। हम नाले से हटकर टैंकी के रुख पर चढ़ाई चढ़ने लगे। उस तरफ छोटे बड़े पत्थर बहुत थे। हम बड़ी एहतियात से पांव रख रहे थे ताकि कहीं कोई पत्थर हमारे पांव की ठोकर से लुढ़कता हुआ नीचे न गिरे। उससे आवाज पैदा हो सकती थी। और वहां से करीब ही टीले की दूसरी साइड में ढलान पर भारतीय यूनिट की मशीन गन पोस्टें थी। हम झाड़ियों को पकड़ पकड़ कर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे। अब मैं शिरबाज के आगे हो गया था, क्योंकि मुझे इस तहखाने का इल्म था जहाँ धोबी रात को मैली वर्दियों के गट्ठर रखते थे। हम पानी की टंकी के करीब से गुजर गए। चारों तरफ गहरी खामोशी थी। टीले वाले मोर्चों की तरफ से भी कोई आवाज नहीं आ रही थी। मुझे वो सीढ़ियां नजर आ गईं जो नीचे गहरे गड्ढे में उतरती थी। ये 6-7 पत्थर की सीढ़ियां थी। मैंने कमांडो शिरबाज को इशारे से बताया कि हम सीढ़ियों के पास आ गए हैं। वो झुककर चलता मेरे पास आ गया। अंधेरे में नीचे गड्ढे के अंदर कपड़ों के बड़े बड़े 3-4 गट्ठर दीवार के साथ लगे हुए थे। हम सीढ़ियां उतर कर नीचे चले गए। मैंने सामने वाली दीवार की तरफ इशारा किया। कमांडो शिरबाज ने जल्दी से कपड़ों के गट्ठरों को एक तरफ कर दिया। हम दीवार के पास बैठ गए। हमने बड़े चाकू निकाल लिए थे। मैंने दीवार में चाकू की नोक चुभोई तो वो अंदर को धंस गई। मैंने शिरबाज के कान में सरगोशी की, टीला मिट्टी का है, पत्थर का नहीं। मैंने अल्लाह का नाम लेकर जमीन के बिल्कुल बराबर दीवार खोदनी शुरू कर दी। टीला वाकई मिट्टी का था। कहीं कहीं छोटे छोटे पत्थर निकल आते थे। मैं दिल में सिर्फ यही दुआ मांग रहा था कि खुदा करे मेरा अंदाजा सही हो और तोपों की कलाबंदी के नीचे जो असलहे का तहखाना है ये वही दीवार हो। 5 मिनट तक मैं दीवार खुरचता रहा। उसके बाद कमांडो शिरबाज शुरू हो गया। हमने दीवार पर 10-12 इंच कतर का निशान बना दिया था और उसी हिसाब से दीवार में शगाफ डालते जा रहे थे। मिट्टी और छोटे छोटे पत्थरों को जो दीवार में से निकल आते थे, हम उन्हें गड्ढे की दीवारों के साथ साथ इस तरह बिछा कर ऊपर से दबाए जाते थे कि देखने से मालूम नहीं होता था कि यहाँ कोई खुदाई हुई है, क्योंकि मेरा ख्याल था कि हमें खुदाई में कम से कम 2 रातें जरूर लगेंगी। मैंने रुक कर दीवार के साथ कान लगाए और चाकू के रस्ते से टीले की दीवार पर ठक ठक की। शिरबाज ने भी दीवार से कान लगाया था। हमारे चेहरे खुशी से खिल गए। दीवार के अंदर खोखलेपन की आवाज आई। इसका मतलब ये था कि ये असलहे के तहखाने की दीवार ही थी और हम तोपों के नीचे ठीक टारगेट की तरफ जा रहे थे। हम ज्यादा तेजी से काम करने लग गए। मिट्टी का टीला होने की वजह से हमारा काम बड़ी तेजी से हो रहा था। आधे घंटे में ही हमने चाकू दीवार के शगाफ के अंदर करके चलाया तो मिट्टी और छोटे पत्थर हमारी तरफ गिरने की बजाय दीवार की दूसरी जानिब गिरने लगे। मैंने शिरबाज से सरगोशी में कहा, खुदा हमारे साथ है। हमने जल्दी जल्दी शगाफ को थोड़ा और चौड़ा किया और सर डालकर मैंने दूसरी जानिब देखा। दूसरी तरफ घुप अंधेरा था, कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैंने कमांडो शिरबाज से कहा, मैं अंदर जाता हूँ। मैं रेंग कर दीवार के शगाफ में से गुजर गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।